ये जानकर हैरान था कि मास्टर कैनन गोएमोन जहाज पर थे। उसे मालूम था कि मास्टर कैनन को हांजो जहाज से आना था, फिर वो इस जहाज पर कैसे? ये सोचते हुए एक निंजा ने किंग रयो के चेहरे पर उलझन देखी और समझ गया। सर, हमें मास्टर कैनन हांजो जहाज के एक टुकड़े पर जिंदा मिले थे। उनके साथ 11 साल का एक बच्चा भी था, वो भी जिंदा है। उस निंजा ने एक स्ट्रेचर की तरफ इशारा किया जिस पर एक 11 साल का लड़का बेहोशी की हालत में पड़ा था। वो और कोई नहीं, यामातो था। मास्टर कैनन और यामातो हांजो धमाके से बच निकले थे। रयो और माया खून से सने डेक पर चलकर उस लड़के के पास आए। उसका मासूम चेहरा देखकर रयो को उस पर तरस आ गया। जल्दी से मास्टर कैनन और इस लड़के को अस्पताल ले जाओ, जल्दी करो। तुरंत ही रयो के आदेश का पालन किया गया और दोनों को जल्दी से अस्पताल भेजा गया। लेकिन रयो को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जहाज पर हुआ क्या था, इसलिए उसने निंजा की ओर देखा। तुम्हारा नाम क्या है? सर, मेरा नाम बेंजिरो तनाका है। ठीक है बेंजिरो, मुझे सब कुछ शुरू से बताओ। क्या हुआ था तुम्हारे जहाज पर? मुझे सारी जानकारी चाहिए, डिटेल में। सर, अचानक हमारे ही निंजा ने हम पर हमला कर दिया। हम कुछ समझ पाते उससे पहले बम धमाके हो गए। हमने लाइफ बोट से भागने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी बम लग चुके थे। फिर कुछ निंजा हमारे सामने आए और उन्होंने खुद को रिबेलियन कहा। हमने बड़ी मुश्किल से उन्हें मारा, लेकिन हम उनसे कुछ उगलवा पाते इससे पहले उन्होंने अपनी जान दे दी। फिर हमने उन जहाज़ों को खोजने की कोशिश की जिनसे हमारा संपर्क टूट गया था। हमें जहाज़ों का मलबा मिला और जो निंजा बचे थे उन्हें हमने बचाया। कुल मिलाकर 1300 निंजाओं की जान बचाई है। हाँ, कुछ निंजा मेडिकल उपकरणों की कमी के कारण मर गए। मेडिसिन भी काम नहीं कर रही थी। जब हमने दूसरे जहाज़ों के निंजा से बात की तो उनके साथ भी यही हुआ था। हांजो जहाज पूरी तरह से तबाह हो गया था। उसमें से बस मास्टर कैनन और ये लड़का ही बच पाए। बेंजीरो की बात सुनकर माया और रयो दोनों हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि निंजाओं ने अपने निंजाओं पर हमला कर दिया था और 1700 निंजाओं को मार डाला था। उन्हें बस एक नाम मिला था, रिबेलियन। बेंजीरो ने सिर हिलाकर सहमति जताई। माया और रयो को अब कुछ समझ आ रहा था कि यह सब किस दिशा में जा रहा है, लेकिन वे इसे पूरी तरह से कंफर्म करना चाहते थे। उनके सामने एक और समस्या थी, प्रोजेक्ट किल। समुराई अगले हफ्ते हिंदुस्तान आ रहे थे दाई को मारने, लेकिन रयो और माया के निंजा घायल थे और एक बड़ी जंग से लड़कर लौटे थे। उन्हें तुरंत समुराई के खिलाफ भेजना समझदारी नहीं होती। यही सब रयो के दिमाग में चल रहा था। बेंजिरो, तुमने जो किया वो बहादुरी है। तुमने कई निंजाओं की जान बचाई और उन्हें यहाँ सुरक्षित लाए। हम तुम्हारे इस महान काम के लिए आभारी हैं। बेंजिरो के चेहरे पर गर्व की एक हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर दिखने नहीं दिया। यह तो मेरा फर्ज था सर, इसमें एहसान की कोई बात नहीं। ये तुम्हारा बड़प्पन है, लेकिन हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। हम तुम्हें ड्रैगन स्क्वाड में शामिल कर रहे हैं। रयो की बात सुनकर बेंजिरो ने सम्मान से सर झुका लिया। उसके चेहरे पर अब मुस्कान थी। बेंजिरो, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जी सर, बोलिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मास्टर कैनन का अच्छी तरह ख्याल रखो। हमें उनसे कई जानकारियां मिल सकती हैं। और हाँ, अपने जैसे 150 बहादुर निंजाओं की टीम बनाओ। हमें जल्द ही एक मिशन पर जाना है। ये सुनकर बेंजिरो के चेहरे पर कुछ पल के लिए चिंता आई, लेकिन उसने तुरंत सिर हिलाकर सहमति जताई। दूसरी ओर एक गुप्त टापू पर एक कैंप बना हुआ था जो किसी मिलिट्री कैंप जैसा दिख रहा था। वहां कुछ युवा लड़के ट्रेनिंग कर रहे थे, जबकि कुछ बड़े उम्र के लोग हथियार बना रहे थे। सभी के हाथों में एक स्पेशल बेल्ट थी जिस पर एक बाज का प्रतीक बना हुआ था। एक आदमी जिसके हाथ में दवाइयों की ट्रे थी टेंट की ओर बढ़ा। वो आदमी टेंट में एक बेहोश लड़के के पास आया और देखा कि एक और आदमी वहां बैठा था। ये देखकर वो गुस्से से भर गया। कितनी बार समझाना पड़ेगा कि मरीजों के पास बिना वजह के मत जाओ, इससे उनके ऑरा को नुकसान होता है। जितना शांत उनका ऑरा होगा उतनी ही जल्दी वे ठीक होंगे। डॉक्टर जब आदमी के पास आया और उसका चेहरा देखा तो उसने तुरंत अपने कहे शब्दों पर पछतावा किया, क्योंकि वो आदमी उनका मुखिया था। मुझे माफ कर दीजिए मास्टर,
मुझे लगा कि कोई और है, पहले से काफी बेहतर है। डॉक्टर ने एक टैबलेट पर कुछ बटन दबाए जिससे मरीज के ऊपर एक ग्राफिक चार्ट खुल गया। लियो शॉन ने भी ग्राफ को देखा। इस गुप्त टापू पर मरीजों का इलाज उनके ऑरा के माध्यम से किया जाता था। इस लड़के के अंदर बहुत क्रोध भरा हुआ है। उसका ऑरा लाल रंग का है जो इसके क्रोध को दर्शाता है। हाँ, उसने अभी अभी अपने मंगेतर को खोया है। ओह, इसलिए इसका ऑरा इतना दर्दनाक है। वैसे आपने इस पेशेंट का नाम नहीं बताया। नियो फूजी। हाँ, वो और कोई नहीं बल्कि फूजी क्लेन का श्रापित राजकुमार नियो फूजी था और वो आदमी लियो शॉन था। वे इस समय शॉन टापू पर थे। क्या नियो को होश आएगा? आखिर लियो, शॉन और नियो बचे कैसे? क्या रयो और माया को निंजाज के सिविल वॉर के बारे में पता चलेगा? और क्या होगा जब यामातो अपने पिता के कातिल को देखेगा? जानने के लिए सुनिए माय बॉयफ्रेंड इज निंजा का अगला एपिसोड। रयो और माया भारत के उत्तर प्रदेश में यमराज चौधरी अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसने अपने भांजे बुटका यादव पर हाथ उठाया था। तब से वो काफी दुखी था। ऊपर से कई दिनों से बुटका यादव निवास में नहीं आया था, जिससे यमराज थोड़ा और उदास हो गया। वहीं बब्बन की हालत अब पहले से काफी बेहतर थी। वो अब चल सकता था। यमराज ने बब्बन की ओर देखा। बब्बनवा, ये बुटका के बारे में कुछ पता चला कि नहीं? हाँ पिताजी, वो अपने राजू होटल के पीछे जो गेस्ट हाउस है वहाँ रह रहे हैं। ये सुनकर यमराज चौधरी और भी दुखी हो गया। तभी वहाँ मामी आ गई। यमराज के चेहरे पर उदासी देखकर उनसे रहा नहीं गया। अगर इतना ही प्यार करते हो तो उस पे हाथ काहे उठाए? जवान लड़का है, हमारे बेटे के जैसा है। हमने बब्बनवा पर कभी हाथ उठाया है? नहीं ना, तो उस पर काहे हाथ उठाते हो? यमराज खामोश रहा। उसके मन में दो तरह की दुविधा चल रही थी। पहली ये कि उसने कहीं भविष्यवाणी के सच होने के बीज तो नहीं बो दिए, और दूसरी ये कि कहीं बुटका विक्रम को मारने के लिए खुद न चला गया हो। वो ये सब सोच ही रहा था कि बब्बन आगे बढ़ा। आप फिक्र मत कीजिए, हम अभी जाते हैं और बुटका भैया को लेकर आते हैं। ये कहकर बब्बन जा ही रहा था कि उसने देखा कि बुटका उसके सामने खड़ा है। उसे देखकर उसके पैर वहीं जम गए और उसके मुंह से निकल गया, बुटका भैया। ये सुनते ही यमराज ने पलट कर देखा और उसने अपने भांजे बुटका को खड़ा पाया। वो तुरंत दौड़कर बुटका के पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठकर उसे गले लगा लिया। कहाँ चले गए थे भांजे अपने मामा को छोड़कर? हैं? हम अपने गुस्से पर काबू खो बैठे थे, और क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं है कि हम तुम्हें एक थप्पड़ भी न मार सके? बुटका ने अपने मामा को अपने से अलग किया और उसके सामने देखा। मामा जी, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। हम आपसे नाराज नहीं है, बस अपने कुछ काम में बिजी थे। झूठ मत बोलो, हम जानते हैं कि तुम हमसे नाराज हो। अरे कहा ना कि हम आपसे नाराज नहीं है। अरे आपको विश्वास नहीं हो रहा तो हम अपनी वर्जिनिटी की कसम खाते हैं। ये सुनकर बब्बन और यमराज दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान थिरक गई, पर मामी थोड़ी कंफ्यूज हो गई और उन्होंने बुटका की ओर देखा। अरे ये वर्जिनिटी का होता है? अरे मामी, आपको जानने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आप वर्जिन नहीं है। यमराज ने बनावटी गुस्से से बुटका की ओर देखा। अगर तुम हमारे भांजे ना होते तो तुम्हें अभय के अभी मार देते। हाँ। ये कहकर यमराज और बुटका हंसने लगे। बब्बन और मामी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। आज तो बुटका तेरे लिए तेरा मामा खुद चंपारण मटन बनाएगा। ओ, चलो तो फिर मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? हे मामी, आपका पति हमें और आपको मारने का प्लान कर रहा है। हमने ऐसा कब कहा? अरे आपके हाथ का बनाया चंपारण मटन खाएंगे तो मर ही जाएंगे ना। ये सुनकर सभी हंसने लगे। यमराज भी उनके साथ हंसने लगा। चलो मैं नहीं बनाता। कुछ इधर उधर की बातें हुई। फिर यमराज ने बुटका की ओर देखा। देखो बुटका, इलेक्शन आ रहे हैं और हमें इलेक्शन के लिए जमकर पैसा चाहिए होगा। पहले ही उस इंस्पेक्टर वर्षा ने हमारा करोड़ों का माल धरा दिया है।
और उसके डर से हम हमारा माल बेच भी नहीं पा रहे हैं। करोड़ों का माल फैक्ट्री में सड़ रहा है। ऊपर से विक्रम का यहाँ होना हमारे लिए और टेंशन बढ़ा रहा है। अगर ऐसा ही सब चलता रहा तो फिर इलेक्शन जीतना नामुमकिन हो जाएगा। तुम जानते हो हम इलेक्शन काहे लड़ रहे हैं? ताकि हम सांसद बनकर दिल्ली में फिनिक्स सिंडिकेट को खत्म कर सके। हंसराज के मरने के बाद फिनिक्स सिंडिकेट सबसे ज्यादा कमजोर है। उनके माफिया अंदर ही अंदर फिनिक्स के दावेदार के नाम पर लड़ रहे होंगे। यही मौका है 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर बनकर फिनिक्स की कुर्सी हथियाने का। पर इसके लिए हमें इलेक्शन किसी भी हाल में जीतना होगा। ये सच था कि फिनिक्स सिंडिकेट में क्या चल रहा है, इस पर पूरे देश के माफिया की नजर रहती थी। एक तरह से फिनिक्स सिंडिकेट माफिया का ट्रेड सेंटर था। वो जो भी करते वो ट्रेंड बनता, इसलिए पूरे देश के माफिया की नजर इस वक्त फिनिक्स पर थी कि कौन फिनिक्स का अगला दावेदार बनेगा। बब्बन के दिमाग में एक सवाल उभरा और उसने अपने पिता यमराज की ओर देखा। पिताजी, इतने साल तक हमने फिनिक्स को हमारे इलाके में घुसने नहीं दिया। जब भी उन्होंने कोशिश की तो आंधे मुंह गिरे हैं। हम हमेशा से फिनिक्स से ताकतवर रहे हैं। बिना पॉलिटिकल पावर के भी हम फिनिक्स की जड़ों को हिला सकते हैं और उन पर राज कर सकते हैं। तो हमने कोशिश क्यों नहीं की? कहें कि फिनिक्स की जड़ें इंडियन पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल माफिया से जुड़ी हुई है। अगर हम ऐसे ही उस पर हमला करेंगे तो हमें सीधे इंटरनेशनल माफिया से भिड़ना होगा। कहें कि फिनिक्स सिंडिकेट इस देश में 80% क्राइम को ऑपरेट करता है। उनके गैर कानूनी चीजों को भारत में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। वो इस सिंडिकेट को सपने में भी कुछ नहीं होने देंगे। सच तो ये है कि हंसराज चाहता तो इंटरनेशनल माफिया और पॉलिटिक्स की मदद से यूपी अंडरवर्ल्ड को आसानी से हथिया सकता था, पर उस पर एक जुनून सवार था कि वो खुद अपने हाथों से उत्तर प्रदेश माफिया को फिनिक्स के अंडर लेना चाहता था। पर अब वो नहीं रहा तो अगला फिनिक्स ऐसा नहीं सोचेगा। वो अपनी फुल पावर लगाएगा इसे हथियाने में। इसलिए अब हमें पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए होगा और सांसद बनने के बाद दिल्ली के नेताओं को अपनी जेब में करेंगे और फिनिक्स की पॉलिटिकल जड़ों को खत्म करके हम खुद फिनिक्स सिंडिकेट को अपने हाथों में लेंगे। यमराज चौधरी का प्लान सुनकर बब्बन और बुटका दंग रह गए थे। जिस फिनिक्स सिंडिकेट से वो 22 साल से लड़ रहे थे और उसे उत्तर प्रदेश से खदेड़ रहे थे, आज उसी पर राज करना चाहते थे। लेकिन सिंडिकेट की पावर ही ऐसी थी कि हर क्राइम लॉर्ड उस पर राज करना चाहता था। तो फिर यमराज चौधरी कैसे पीछे रहते? लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने कट्टों की बिक्री और उत्पादन में बढ़ोतरी कर दी थी। पर वर्षा और विक्रम ने उसका धंधा पूरी तरह से बिगाड़ दिया था और वो आगे भी नुकसान करने वाले थे। इसलिए यमराज उन दोनों को रास्ते से हटाना चाहता था। तभी यमराज को कुछ याद आया और उसने बुटका की ओर देखा। हमारे आदमियों से पता चला है कि हंसराज के जाने के बाद 3 नए दावेदारों को चुना गया है, जिसमें एक ओकर बेटी है और हंसराज के भाई का बेटवा है और तीसरा मुंबई का डॉन आसिफ है। हमने इन तीनों की तस्वीर अपने आदमियों से मांगी है। हम भी देखना चाहता हूँ कि ये तीनों दिखते कैसे हैं और इनमें सच में फिनिक्स बनने की काबिलियत है, ताकत है। तभी दरवाजे पर एक लड़के की एंट्री हुई जिसे यमराज चौधरी ने देखा। यमराज चौधरी उसे बस देखता रह गया। उसकी पारखी नजर जानती थी कि ये लड़का साधारण नहीं है, ये जरूर आगे जाकर कुछ बनेगा। यमराज को उस दिशा में देखते हुए बब्बन और बुटका ने घूम कर देखा तो जोरो खड़ा था। जिस फिनिक्स के दावेदारों का दीदार यमराज केवल तस्वीरों में करना चाहता था, उसी में से एक दावेदार उन्हीं के इलाके में निडर होकर उन्हीं के घर में खड़ा था और वो था ऑनर ऑफ डेथ जोरो योशिदा। अरे माइकल, तुम यहाँ कब आए? जोरो को देखकर बुटका अपनी जगह खड़ा हो गया। जोरो के हाथ में एक छोटी सी थैली थी और वो धीरे धीरे उसके पास आया। यमराज की नजर भी जोरो पर टिकी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन
जोरो से यमराज को ऐसी वाइब्स आ रही थी जैसे वो उसे पहले से जानता हो। बुटका ने जोरो के चेहरे पर कुछ पट्टियां देखी। कहीं लड़ाई झगड़ा करके आए हो क्या? हाँ, कुछ पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े हैं। इंस्पेक्टर वर्षा को मारा था, इसलिए वो मुझे ढूंढ रहे हैं। अरे वाह मेरे यंग माफिया, जब पुलिस पीछे पड़ जाए तो समझ जाना चाहिए कि तू बड़ा गुंडा बन गया है। अरे ये तो तरक्की की निशानी है, खुश हो जाओ। बब्बन भी जोरो को सम्मान की नजरों से देख रहा था। उसने जोरो को वर्षा से लड़ते हुए देखा था। उसमें एक सफल गैंगस्टर बनने के सारे गुण थे। यमराज ने बुटका और बब्बन की आंखों में जोरो के लिए सम्मान देखा तो उसे भी लगा कि इस लड़के ने खुद को साबित कर दिया है। यमराज जोरो के पास आया। बब्बन ने अपने पिता को देखा। पिताजी, ये माइकल है, पर इसका नाम माइकल नहीं जैकी चैन होना चाहिए था। अब बिल्कुल जैकी चैन की तरह लड़ता है। ये लंबी रेस का घोड़ा है। बुटका ने जोरो से हाल चाल पूछा। यमराज ने बुटका को इशारा किया कि जोरो को बाहर जाने को कहो। यमराज नहीं चाहता था कि जोरो को ज्यादा महत्व दिया जाए। बुटका ने जोरो को बाहर जाने को कहा। जोरो ने बाहर जाने से पहले अपने हाथ में जो कपड़े की थैली ली थी उसे टेबल पर रखा और कमरे से बाहर निकल गया। बाहर उसने देखा कि जो गुंडे पहले उसकी रैगिंग कर रहे थे वो अब उसे देखकर बच रहे हैं। कुछ की आंखों में जोरो के लिए सम्मान था और कुछ की आंखों में जलन। जोरो ने सबको अनदेखा किया और अपनी जेब से ईयरपॉड्स निकालकर कानों में लगा लिया। दरअसल उस कपड़े की थैली में एक माइक्रो स्पीकर था जिससे वो उनकी बातें अच्छे से सुन सकता था। उसने ईयरपॉड्स को बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी पर सेट किया हुआ था जिससे केवल वही सुन सकता था। निंजा कम फ्रीक्वेंसी में भी साफ आवाज सुन सकते थे जो आम इंसानों की सुनने की क्षमता से कहीं बेहतर होती है, इसलिए जोरो के आसपास के लोग कुछ सुन नहीं सकते थे। कमरे में यमराज, उसका बेटा बब्बन और उसका भांजा बुटका आपस में बात कर रहे थे कि वो प्रोफेसर और इंस्पेक्टर वर्षा से कैसे निपटे। तभी बुटका के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने यमराज की तरफ देखा। मेरे पास 2 प्लान है जिसमें हम इंस्पेक्टर वर्षा और विक्रम भैया से निपट सकते हैं। वो कैसे? बुटका के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई जिससे यमराज समझ गया कि बुटका ने इंस्पेक्टर वर्षा और विक्रम का तोड़ निकाल लिया है। वही जोरो माइक्रो स्पीकर से बुटका की बात सुनने के लिए बेचैन था। अरे मैंने पता लगाया कि इंस्पेक्टर वर्षा का ट्रांसफर इंटरनेशनल क्रिमिनल प्रोफेसर को पकड़ने के लिए किया गया है। ये सुनकर यमराज समझ गया कि बुटका के दिमाग में क्या चल रहा है। वही जोरो के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी और बब्बन को कुछ समझ नहीं आया। तो इसका विक्रम से क्या लेना देना? यमराज और बुटका ने आश्चर्य से बब्बन को देखा। फिर यमराज ने बुटका की ओर देखा। अरे मामा, तुमने इसे नहीं बताया कि प्रोफेसर कौन है? यमराज ने सिर हिलाते हुए ना कहा। बब्बन को लगा कि वो कोई बड़ी गेम मिस कर रहा है। तुम्हारा भाई विक्रम ही इंटरनेशनल माफिया प्रोफेसर है। ये सुनकर बब्बन शॉक हो गया। उसने बचपन से प्रोफेसर की कहानियां सुनी थी। वो प्रोफेसर जो क्राइम की दुनिया की हर खबर रखता था। अब उसे समझ आया कि विक्रम ही प्रोफेसर है। वो बुटका की बातों को समझ चुका था। हम वर्षा और विक्रम भैया की असली पहचान उजागर करेंगे जिससे विक्रम भैया अपनी गर्लफ्रेंड में व्यस्त हो जाएंगे और हम जो है आसानी से अपना माल एक्सपोर्ट कर पाएंगे। एक और प्लान है जो हमें 1500 करोड़ दिला सकता है, पर वो थोड़ा पेचीदा है। 1500 करोड़ की बात सुनकर यमराज और बब्बन दोनों चौंक गए। वहीं जोरो के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हम सुन रहे हैं, तुम आगे बताओ। बुटका का चेहरा एकदम से गुलाबी हो गया। आज से पहले यमराज और बब्बन ने बुटका को शर्माते हुए नहीं देखा था। तुम कब से शर्मा जी बन गए बुटका? साफ साफ बताओ, क्या बात है? आपको याद है मैंने उस लड़की के बारे में बताया था जिसके पीठ पर निशान है? वो 1500 करोड़ की मालकिन है। अगर मेरी उससे शादी हो जाए तो वो 1500 करोड़ हमारे हो सकते। ऊपर से उसके पिता भी बड़े बिजनेसमैन हैं जो हमें चुनाव में मदद कर सकते हैं। अब भैया, ऐसी लड़कियां सिर्फ टाइम पास करती हैं, वो शादी के चक्कर में नहीं पड़ती। बब्बन की बातों से बुटका को बुरा लगा और वो बाहर चला गया। यमराज और बब्बन ने उसे रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुका। उस लड़की के बारे में सारी जानकारी चाहिए बब्बन। रात हो चुकी थी।
खूनी चांद आकाश में चमक रहा था। इंस्पेक्टर वर्षा अपनी बालकनी में बैठकर प्रोफेसर और जोरो की फाइल देख रही थी। तभी अचानक लाइट चली गई। ओह शिट! वर्षा को लगा कि लाइट चली गई, पर उसे कहाँ पता था कि अंधेरा निंजाओं का हथियार होता है। उसने मोबाइल की लाइट जलाकर किचन से एक मोमबत्ती निकाली और उसे हॉल में ले आई। जैसे ही उसने मोमबत्ती जलाई, एक आदमी तेजी से उसके पास से गुजरा और मोमबत्ती बुझ गई। वर्षा चौकन्नी हो गई। उसे लगा कि उसके घर में कोई है। उसने तुरंत टेबल के दराज से एक गन निकाली और इधर उधर अंधेरे में देखने लगी। तभी एक भारी आवाज गूंजी। सुना है, तुम मुझे ढूंढ रही थी। कौन हो तुम? प्रोफेसर,